हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपने जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम दिया है वो भी सही जा चुका होगा। ठीक है, तो कल आपको पता है कि कल फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि इजी पेपर था, मॉडरेट था, टफ था। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि पेपर जो था इजी ही था। बट मैंने भी पेपर देखा है, बिल्कुल ठीक ठाक पेपर था, ना उतना डिफिकल्ट था ना उतना इजी था। बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक लेवल का जो है पेपर था। ठीक है, और बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पेपर आ चुका था, सिलेबस का जो पैटर्न था, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि एक टॉपिक आपका मैथ का भी आता है, उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनका जो सही ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, और आई होप कि आपका जो पेपर है वही सही जा चुका होगा। देखो, जो रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन उसमें आए थे, बिल्कुल बेसिक भी कुछ सवाल थे, थोड़े बहुत कुछ ट्रिकी सवाल भी थे। तो हम उन सवालों को यहाँ पे जानेंगे और देखेंगे कि उनका जो सही ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो, जो आपका पहला सवाल था, जो कंप्लीट द सीरीज जिसमें आता है 13, 15, 19, 25, 33, ये जो सवाल है ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। इसमें पहली बात तो है कि ना ही इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है। देखो, जब भी किसी भी सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें गैप बहुत ज़्यादा होती है। इसमें गैप बिल्कुल बहुत कम है। देखो, 13 है, उसके बाद 15 है, गैप कम है, इसका मतलब एडिशन हुआ है। 33 है, देखो कितना है, +2 हुआ है। 15 to 19 जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। 19 to 25 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। 25 to 33 +8। इसका मतलब देखो, 2, 4, 6, 2, मतलब 2 की गैप में जो है इसको इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ होगा, +10 इंक्रीज हुआ होगा। तो जब हम +10 को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 43। तो यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, 43। और आंसर की में भी इसका जवाब यही है, 43। बिल्कुल बेसिक सवाल था, कोई इसमें उतना टफ सवाल था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसमें जो लॉजिक है वो आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। ठीक है, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल, इसमें भी कुछ करना ही नहीं है। सीरीज दी हुई है, देखो MAV, MNO, यहाँ पे क्या आएगा, Q, MNOP, और यहाँ पे Q है तो क्या आएगा, P आएगा। ABC, यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। तो पहले दो क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है, PD। तो आपको तीसरा देखना ही नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर A मार्क करना है, PDY। यही इसका सही जवाब है। यहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक है। अगर आप तीसरा भी इसमें देखेंगे, देखो VWX, यहाँ पे क्या आएगा, Y आएगा। तो PDY इसका सही जवाब है। ये भी बेसिक है, कोई इसमें उतना था ही नहीं। ठीक है, then your next question, two trains A and B traveling at constant speed cross an electric pole in 20 seconds and 30 seconds respectively. The length of train A is 240 meter and that of train B is 30 meter. यहाँ पे ट्रेन B होगा। ठीक है, द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, बिल्कुल बेसिक है। दोनों की जो स्पीड है वो आपने निकालनी है, उसकी डिफरेंस लेनी है, तो वही आपका सही जवाब होगा। जिसने भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का मेरा लेक्चर देखा होगा उसने ही सेकंड्स में किया होगा। देखो, अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन ए देखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन ए किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, देखो जिसने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का मेरा लेक्चर देखा होगा, मैंने उसमें बोला जब भी कोई ट्रेन किसी भी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, किसी भी इंसान को क्रॉस करती है, उसमें हम जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी लेंथ को इग्नोर करते हैं, उसकी लेंथ को हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसकी लेंथ को हम ज़ीरो लेते हैं। कोई भी ट्रेन जब किसी इंसान को क्रॉस करती है, उसकी इंसान की भी लेंथ को हम ज़ीरो लेते हैं। तो डिस्टेंस जो होती है उस टाइम वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उसमें हम दोनों ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी जो लेंथ है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो डिस्टेंस, एक ट्रेन वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पे ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, 240 मीटर है, तो हम लिखेंगे 240 मीटर। टाइम कितना लगता है इसको, देखो ट्रेन ए को 20 सेकंड टाइम लगता है, तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। 0 और 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2। तो ए की स्पीड क्या है, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ बी ट्रेन की। इसमें भी ऐसा ही हम करेंगे
क्या इसकी लेंथ क्या है, 300 मीटर है। उसके बाद ये कितने सेकंड्स में इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, 30 सेकंड्स में। 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 10 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें डिफरेंस बोलना है, डिफरेंस कितनी होगी, 12 माइनस 10, 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। मैंने आपको बोला जब किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 को हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 हम इसको क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मीटर, देखो डिफरेंस जो आती है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, 18/5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किस कैसे हम इसको लिखते हैं, आई होप ये आपने नोट किया होगा। देखो 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये किसके बराबर होगा, 2 × 18 36 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, एक कैरी होता है तो 5 2 ज़ा 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का जवाब है और यही इसकी डिफरेंस होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब था। बिल्कुल बेसिक था, जिसने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मेरा लेक्चर देखा होगा उसने बिल्कुल सेकंड्स में किया होगा। दोनों की स्पीड हमें निकालनी थी, फिर उसका डिफरेंस निकालना था, फिर उसको कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। Anurag is the brother of Samriddhi. Joya is the sister of this. Samriddhi is the daughter of Sarad's father. Nana is the daughter of Rahul and Joy is the mother of Anurag. Mayank is this. How is Sarad related to Rahul? देखो इसमें, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी 2 3 सवाल आपको किए थे, ये ऐसे सवाल थे जो आप 5-10 सेकंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो आपका टाइम बचेगा वो आप इन सवालों में यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ब्लड रिलेशन के, स्लॉगिज्म के, इनमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पे जो आपने टाइम बचाया है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल जो सवाल में दिया हुआ है हम वही करेंगे। देखो अनुराग इज़ द ब्रदर ऑफ समृद्धि, हम क्या करेंगे, अनुराग को यहाँ लिखेंगे। जो मेल पर्सन होता है उसको हम ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, अनुराग इज़ द ब्रदर ऑफ समृद्धि। और जो फीमेल पर्सन होती है उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। समृद्धि हमें नहीं पता है मेल है कि फीमेल है। जोया इज़ द सिस्टर ऑफ नियाना। समृद्धि इज़ द डॉटर ऑफ सरदस फादर। समृद्धि क्या है, डॉटर है, डॉटर ऑफ सरदस फादर। देखो ये समृद्धि है, ये किसकी डॉटर है, सरद के फादर की। यहाँ पे सरद का फादर होगा, इसका मतलब सरद इसकी भी सरदस फादर। देखो सरद इसकी सिबलिंग होगी, क्योंकि ओबियसली जो समृद्धि का फादर होगा वो सरद का भी फादर होगा, लेकिन सरद का यहाँ पे अभी जो है जेंडर जो है बोला नहीं गया है। नियाना इज़ द डॉटर ऑफ राहुल एंड जोया इज़ द मदर ऑफ अनुराग। मयंक इज़ नियानाज ओनली सिस्टर। देखो बिल्कुल जो सवाल में बोला गया हम वही करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो जोया इज़ द मदर ऑफ अनुराग, जोया इज़ द मदर ऑफ अनुराग। अनुराग यहाँ पे है तो जोया मदर है, मतलब ये फीमेल है। जब जोया इसकी मदर है और यहाँ पे जो समृद्धि है इसका बाप कोई है, हमें उसका नाम अभी पता नहीं है, तो इसका मतलब जोया इस बंदी की वाइफ होगी, क्योंकि जो ये इनका बाप है और जोया इनकी मदर है, डैट मीन्स ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। हम लिखेंगे जोया इज़ द सिस्टर ऑफ नियाना। जोया इज़ द सिस्टर ऑफ नैना। जोया जो है ये सिस्टर है नैना की। जो सिबलिंग्स होते हैं वो हम एक लाइन से डिनोट करते हैं और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो हम 2 लाइन से डिनोट करते हैं। जोया इज़ द सिस्टर ऑफ नैना, यहाँ पे नैना होगी, जोया इसके सिस्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है मयंक जो है, देखो ये भी क्लियर है, अनुराग ब्रदर ऑफ समृद्धि, जोया इज़ द सिस्टर ऑफ नैना, समृद्धि इज़ द डॉटर ऑफ सरद भाव, ये भी हमारा हमने लिखा। नैना इज़ द डॉटर ऑफ राहुल, नैना यहाँ पे है, ये राहुल की डॉटर है, राहुल यहाँ पे होगा इसका मतलब। ठीक है, बिल्कुल हम करेंगे। मयंक इज़ नैनाज ऑनली सिस्टर हस्बैंड। मयंक जो है नैना का ऑनली सिस्टर। नैना की कौन सी सिस्टर है, जोया है, इसका मतलब इसकी एक ही सिस्टर है और इस सिस्टर का हस्बैंड कौन है, मयंक। ये मतलब मयंक होगा क्योंकि ये जोया का हस्बैंड है। ठीक है, मयंक इज़ नैनाज ऑनली सिस्टर हस्बैंड। हाउ इज़ सरद रिलेटेड टू राहुल। राहुल यहाँ पे है,
राहुल, हमें राहुल का अभी जेंडर नहीं पता है, ठीक है। राहुल यहाँ पे और शरद यहाँ पे है। बताइए जी शरद इसका क्या लगता है। सर ना ही हमें शरद इसका क्या लगता है जी। देखो यहाँ पे क्या है, सन इन लॉ तो नहीं होगा, ब्रदर भी नहीं होगा, सन भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक जनरेशन है, दूसरी जनरेशन हुई और तीसरी जनरेशन है। या तो एक ग्रैंडसन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगी, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ग्रैंडसन है, तो यही इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समृद्धि इज अ डॉटर ऑफ नैना इज अ डॉटर ऑफ राहुल एंड जोया इज अ मदर ऑफ उन्नमय। देखो यहाँ इज शरद रिलेटेड टू राहुल, तो शरद जो है ये इसका ग्रैंडसन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि अभी शरद का हमें जेंडर नहीं पता, क्योंकि सवाल में ग्रैंडसन दिया हुआ है तो हम ग्रैंडसन ही मार्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने अभी रीजनिंग आपको नहीं पढ़ा है, जिसने भी जहाँ पे भी आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है आपको ये सारी टर्म्स पता होंगी कि जो स्क्वायर होता है उससे हम मेल पर्सन को डिनोट करते हैं, जो सर्कल है उससे हम फीमेल पर्सन को डिनोट करते हैं, जो दो लाइन्स है उससे हम हस्बैंड वाइफ को डिनोट करते हैं, और जो एक लाइन होती है उससे हम सिबलिंग्स को डिनोट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी 2-3 लेक्चर्स मैथ के अभी आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देन योर नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल दैट विल फिट इन द गिवन इक्वेशन। मतलब यहाँ पे हमें कुछ A B C D ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो सिंबल्स है इनमें हमने इंसर्ट करने और देखना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें सही, कौन से सेट ऑफ सिंबल इसमें फिट होते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम क्या, देखो मैं जब भी इस तरह के सवाल करता हूँ मैं पहले डी ऑप्शन इसमें फिट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद सी, क्योंकि मैक्सिमम केस में सी या डी इसमें होता है जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। 16 है, 7 है, 8 है, 24 है, 6 है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 108 जो है इसका आंसर आना चाहिए। देखो पहले हम डी ऑप्शन को फिट करेंगे। पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद प्लस है। देखते हैं क्या होगा। 6 7 42, 4 कैरी 7 1 7, 7 और 4 11, -8 डिवाइड बाई 24 प्लस 6, 8 1 8, 8 3 24। देखो यही से हमें ये पता चलता है कि ये शायद फिट नहीं होगा, फिर भी हम देखते हैं। 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, -1 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे 336 आता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमें 108 ही चाहिए। तो ये इसकी जो मतलब जवाब निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगा, तो यही से हमें पता चलता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 हम देखते हैं, सी हम देखते हैं। 16 7 8 24 6, इसके बाद मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है। यही से मुझे पता चलता है कि यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 24 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखो 6 7 42 और 4 कैरी 7 1 7, 7 और 4 कितने होते हैं 112, ठीक है। -8 प्लस 24 डिवाइड बाई 6। देखो मुझे यही से पता चल रहा है कि यही ऑप्शन होगा। 6 1 6, 6 3 24, 112 -8 प्लस 3, तो 112 प्लस 3 115 -8, वो किसके बराबर होगा 103। एक मिनट यहाँ पे जो है 4 होगा भाई, यहाँ पे 4 होगा, है ना। 6 1 6, 6 4 24, है ना। तो 4 होगा, मैं भी देखूँ। 112 प्लस 15 कितना होता है 160, 160 -8 108। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इसलिए मैंने आपको बोला जब भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो आप पहले डी से स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि डी या सी इसमें ऑप्शन होता है, ठीक है जी। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। संदीप वाकस 15 किलोमीटर। देखो बिल्कुल हम आराम से करेंगे। यहाँ पे क्या है, संदीप है, ठीक है। ही वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज होम।
अगर जिसको पता नहीं होगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन से होता है, साउथ इस डायरेक्शन से होता है, ईस्ट यहाँ से होता है और वेस्ट यहाँ से होता है। तो 15 किलोमीटर वो नॉर्थ की ओर चल रहा है, हम 15 लिखेंगे यहाँ पे नॉर्थ की ओर। उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट इसका मतलब ये है, तो 6 किलोमीटर वो चला जाता है। उसके बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 10 किलोमीटर, तो वो लेफ्ट चला जाता है, कितना चलता है 10 किलोमीटर, इसका मतलब ये यहाँ कहीं पे होगा वो, क्योंकि ये टोटल यहाँ पे डिस्टेंस है 15 है, इसका मतलब 15 से कम ही वो चला होगा, 10 यहाँ कहीं यहीं पे होगा कि यहाँ पे, ठीक है। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स अनदर 4 किलोमीटर, इसके बाद ये राइट होता है। देखो राइट इसका ये चूँकि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो जो इसका राइट होगा वो यहाँ होगा कहीं पे, और वो 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है टू रीच डेस्टिनेशन, इसका मतलब यहीं पे इसका डेस्टिनेशन है। हमें बोलना है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द एंड पॉइंट, जहाँ तक ये चला है और जहाँ से ये चला है होम से, बताए इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस इसकी क्या होगी, हम उसके लिए राइट एंगल बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, तो यही इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6, 6 और 4 कितना 10, तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। आप मुझे बताइए ये वाली डिस्टेंस टोटल ये 15 है, 15 में से 10 माइनस हुआ कितना हुआ 5, यहाँ पे कितनी होगी 5। अगर लेटर सपोज ये ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी, हमें ए सी निकालना है। बी सी दिया हुआ है, बी सी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर भी देखो ये 6 है, ये 4 है, 6 और 4 कितना होता है 10, इसका मतलब नीचे भी ये 10 होगा। ये 15 है और 15 में से 10 गए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, अब 5 है। तो बस हमें ए सी निकालना है। ए सी किसके बराबर होगा जी, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, डैट इज़ 125। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो रूट 125 ही निकलता है, क्योंकि जो ए सी स्क्वायर जो स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा। तो 125 का रूट किसके बराबर होगा, देखो 5√5 के बराबर होता है। अब आप बोलोगे कैसे होगा 5√5, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 स्क्वायर इंटू 25 होता है, 25 इंटू 5, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5×5 = 25, ये बाहर चला जाएगा, मतलब ये स्क्वायर और ये कैंसिल होगा तो बाहर चला जाएगा, अंदर रूट में क्या बचेगा 5 बचेगा। तो 5√5 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब देखो ये जो यहाँ से अगर मैं यहाँ बोले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, लॉन्गेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ क्या कैसे हम निकालते हैं, हम राइट एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, यही से हम निकालते हैं, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। Then we have next question, identify the diagram that best represents the relationship among the class given below। देखो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन है वो डी बैठता है, बट आंसर की के हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो है जी आपका ए। मेरे हिसाब से डी है, आप चेक करना देखो कैसे, वुमेन क्रिकेटर और सिंगर। मेरे हिसाब से सिंगर और क्रिकेटर अलग अलग प्रोफेशन है, सिंगर अलग होता है, क्रिकेटर अलग होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं होती है। लेकिन कुछ वुमेन क्रिकेटर भी हो सकती हैं, कुछ वुमेन सिंगर भी हो सकती है। तो हम इसको क्या कैसे बनाएंगे, देखो ये वुमेन है, तो कुछ वुमेन क्रिकेटर भी हो सकती है और कुछ वुमेन सिंगर भी हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए, सिंगर और, इसने यहाँ पे जो है सिंगर और
क्रिकेटर में भी रिलेशन दी हुई, कुछ क्रिकेटर सिंगर हो सकते हैं और कुछ सिंगर क्रिकेटर हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सो आई कैन बी रॉन्ग, यू शुड चेक योर सेल्फ, आप खुद भी चेक करना इसका जो सही ऑप्शन क्या आएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्योंकि सिंगर और क्रिकेटर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वुमेन सिंगर भी हो सकती हैं और कुछ वुमेन क्रिकेटर भी हो सकती हैं, लेकिन सिंगर और क्रिकेटर अलग अलग प्रोफेशन है, इसमें कोई रिलेशन है नहीं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसमें आता है, आप खुद भी इसमें चेक करना। देन यह देखो, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, देखो कैसे। डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू और एच जी जेड एम एक्स वी, अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये अपोजिट अल्फ़ाबेट की पेयर होती हैं, ठीक है। डी डब्ल्यू आपको पता होना चाहिए, ड्यू इसका जो है एक शॉर्ट ट्रिक है। आई आर इंडियन रेलवे, एस एच हाई स्कूल, टी जी जी टी रोड, ए जेड आपको पता ही है, एम एन ये भी अपोजिट होता है, ठीक है। मैन जिसको हम बोलते, सी एक्स क्रैक्स, ई वी इवनिंग। तो अगर जहाँ से भी आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, उन्होंने आपको ये ट्रिक बोली होगी कि अपोजिट पेयर को हम कैसे याद रखते हैं। ए को हम जेड से याद रखते हैं, ए जेड तो पता ही है। बी को कैसे, बी वाई बॉय होता है, सी एक्स क्रैक्स होता है, इसी तरह डी डब्ल्यू ड्यू होता है, ठीक है। देन वह है जी टी रोड होता है, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जहाँ से भी आपने रीजनिंग पढ़ी होगी उस सर ने आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल अपोजिट पेयर है, तो हम बिल्कुल यही लॉजिक लगाएंगे कहाँ पे, ह्यूमैनिटी में भी। ह्यूमैनिटी में भी हम यही लॉजिक लगाएंगे। एच का क्या आएगा, हाई स्कूल, एस आएगा। एस कहाँ पे है, ऑप्शन सी और डी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैंसिल होगा। यू का क्या है, देखो यू का क्या है, ए का क्या है, जड़ है, तो ये बिल्कुल एफ है, ठीक है। इसको भी हम ये भी बोलते हैं कि उफ भी हम इसको जो है ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते, यू एफ उफ होता है, ठीक है। एम का क्या है, एन है। तो एस एफ एन कहाँ पे है, एस एफ एन ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हम, बाकी हम देखेंगे ही नहीं, ये हमें देखना ही नहीं है भाई, ये वाली चीज़ हमें देखना ही नहीं है। आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पहले ही तीन आपको पता लगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, एस एफ एन। बाकी क्या है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे सॉल्व ही नहीं करना, आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीज़ें सवाल ही नहीं करना है। अगर सिर्फ एक ऑप्शन में एस दिया हुआ होगा तो मैं पहले ही ऑप्शन नंबर जिसमें एस दिया होगा वही मार्क करता, क्योंकि एस दो में है तो फिर मैं दूसरा अल्फ़ाबेट देखूंगा, तो दूसरे अल्फ़ाबेट में क्लियरली दिखा हुआ है कि एक में एफ़ है दूसरे में ई है, तो एफ़ हमारा सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही जवाब होगा, बाकी हमें देखना ही नहीं है। बिल्कुल अपोजिट पेयर थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। देन यू है दीजिए, बिल्कुल बेसिक है, देखो एफ पी 22, एच क्यू 25, जे आर 28, ठीक है। एफ जी एच आई जे, देखो बीच में क्या गैप है, ए गैप है, एफ जी एच आई जे, उसके बाद क्या आएगा, के एल आएगा। एल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, बाकी मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि एक ही गैप है, एक ही ऑप्शन में एल पहले है, बाकी ऑप्शन में बाकी कुछ और हैं, तो मैं देखूंगा ही नहीं। 22 25, 22 25 में कितनी गैप है, तीन गैप है, तीन ऐड हुआ है। 28 में भी तीन ऐड हुआ है, तो 28 प्लस तीन कितना होता है, 31, के लास्ट में 31 आएगा, तो बिल्कुल यही जवाब है, कहाँ पे है भाई, हाँ L31 है ना, L31 यही जो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बाकी मुझे देखना ही नहीं है, तो पहले ही अल्फ़ाबेट से आपको पता लगता है, एफ जी एच मतलब ए गैप है, एच आई जे मतलब ए गैप है, जे इसके बाद क्या आता है, के, उसके बाद क्या आता है, एल, तो के गैप है, तो एल जो है नेक्स्ट सीरीज़ में ये कंटिन्यू होगा, तो एल कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में ही है, बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है इसको फॉलो करता है। ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल पैथोजन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल पैथोजन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे के सारे पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब हमें बोलना क्या है, सम पैथोजनस आर बैक्टीरिया, कुछ पैथोजनस बैक्टीरिया है।
बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। इट पॉसिबिलिटी में ये केस हो सकता है, बट यहाँ पे सर्टेन केस दिया हुआ है, श्योरिटी के साथ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि बैक्टीरिया और पैथोजन में कोई भी रिलेशन नहीं है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनेट केस में आता है। जब 100% श्योरिटी के साथ कोई भी चीज़ होगा, जब दो चीज़ें होंगी उसमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होंगी, फिर आपके कंक्लूजन में ये लिखा हुआ होगा कि ये जो है बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ लिखा होगा, उसको हम फालस मानते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी वाले केस में हम सही मानते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता सम पैथोजेन्स मे बी बैक्टीरिया, हम मानते हैं कि सही है, हाँ कुछ पैथोजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, हमें नहीं पता। बट यहाँ पे श्योरिटी के साथ बोला गया है कि सम पैथोजेन्स आर बैक्टीरिया, हमें नहीं पता, तो हम इसको फॉल्स मानते हैं। ऑल पैथोजेन्स आर नॉट बैक्टीरिया, और फिर से वही सवाल, ये भी गलत होगा। ऑल पैथोजेन्स आर नॉट बैक्टीरिया, सारे के सारे पैथोजन बैक्टीरिया नहीं है। हमने बोला कि हमें पता ही नहीं है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम इन दो ऑप्शन को गलत मानते हैं। तो नीदर वाला इसमें आएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड आर ट्रू। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बोथ कंक्लूजन आ सकते हैं, लेकिन वो गलत है। देखो बोथ कब आता है, हाँ ईदर कब आता है, यहाँ तो ईदर था ही नहीं है ना, तो यहाँ तो कोई ये सवाल ही नहीं है बनता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, जो कि आंसर की में है। आप याद रखेंगे ईदर और कहाँ पे आता है। पहला इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि बोथ सेम होने चाहिए। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये भी है सिलोगिज्म का एक कंसेप्ट है। बोथ शुड नॉट बी डिफिनेट। तीसरा क्या है, वन शुड बी पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आता है, सम प्लस नॉट या सम प्लस नो। दूसरा क्या है, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट। तीसरी कौन सी पेयर है इसमें, ऑल प्लस सम नॉट। लेकिन इसमें ये तीन पेयर इसमें आते हैं और ये कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। अब इसमें एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है भाई ऑल और नॉट। इसमें ईदर वाला केस नहीं लगता, इसमें नीदर वाला केस लगता है, ये इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओबियसली ये तो नीदर वाला केस है, क्योंकि दोनों जो है गलत है। पहले क्या होना चाहिए, दोनों डेफिनेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों यहाँ ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, तो ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी सिलोगिज्म का कंसेप्ट भी थोड़ा आपको समझना होगा। सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझने होंगे। मैं इसके बाद एक रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे मैं आपको ये बेसिक भी पढ़ाऊँगा, ये जो थोड़े बहुत, क्योंकि ये जो सवाल हैं थोड़े बहुत एडवांस लेवल सवाल, ये कोई बेसिक सवाल नहीं है। तो बेसिक से एडवांस लेवल का सवाल मैं आपको कराऊंगा, जिस तरह मैं आपको मैथ के कराता हूँ। ठीक है, देन वी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेसिक सवाल है। ये सवाल ऐसे जो 5 सेकंड में हो सकते हैं। 25th रैंक है इसकी बॉटम से, और 9th है टॉप से। तो हमें बोलना है कि स्टूडेंट टोटल कितने हैं। लेट सपोज ये टॉप है और ये बॉटम है। 25th फ्रॉम द बॉटम, 25th फ्रॉम द बॉटम, ये इसकी बॉटम से 25th रैंक है। 9th फ्रॉम द टॉप, यहाँ से टॉप से कितनी है, 9th है। तो हमें बोलना है कि बताइए जी कितने स्टूडेंट इस क्लास में। देखो बॉटम से इसके 25th रैंक है, इसका मतलब इसके पीछे कितने लोग होंगे, 24 लोग होंगे, 24 लोग होंगे। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे, 24 लोग होंगे। टॉप से इसकी कितनी रैंक है, 9th रैंक है, इसका मतलब इससे पहले कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। यहाँ से यहाँ तक 8 लोग होंगे। तो हमें यही बोलना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में, कितने होंगे। एक तो ये 8 है, प्लस ये खुद ये बंदा सिद्धार्थ, ठीक है, एक है, प्लस इसके पीछे कितने हैं, 24 है। 24 प्लस 1 25 होता है, 25 प्लस 8 कितना होता है, 33। तो 33 इस सवाल का सही जवाब है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ये इजी सवाल है, 5 सेकंड्स में इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें एक और फार्मूला भी हम लगाते हैं।
वो क्या है जो इसकी दोनों रैंक होती है उनको हम ऐड करते हैं, मतलब इसकी रैंक क्या है 25th है, प्लस टॉप से कितनी है 9th है ना, और माइनस हम करते हैं 1, तो 25 प्लस 9 कितना होता है 34, 34 माइनस 1 कितना होता है 33। तो ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से भी वही जो जवाब निकलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो दोनों रैंक से उनको आप ऐड करेंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि जो बंदा है इसको हमने 2 बार काउंट किया है, तो इसलिए हम -1 करते हैं। और जो पहला वाला मेथड है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लेटर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, सिंबल सीरीज़ है, और हमें कुछ जो है सवाल का जवाब देना होगा। हाउ मनी सच सिम्बल्स आर देयर, मतलब कुछ सिम्बल्स हैं, ठीक है। विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेबल लेटर, मतलब पहले इसके लेटर होगा ABCD, एंड फॉलोड बाय नंबर, इसके बाद नंबर होगा। तो हमें ये वाला जो है एक कॉम्बिनेशन देखनी होगी, कितनी होंगी, ठीक है। हम पहले देखेंगे, पहले हम सिंबल को ढूंढेंगे क्योंकि सिंबल आई थिंक कम है। ये सिंबल है, इसके बाद पहले कौन सा है लेटर है, उसके बाद क्या है नंबर है। पहले लेटर है, उसके बाद नंबर है, मतलब एक है ना, ये भी एक है, कहाँ गया, ये एक है। देन वी हैव सिंबल को हम फिर से ढूंढेंगे। ये भी सिंबल है, इससे पहले 7 है तो ये नहीं लगेगा। ये हैश है सिंबल, इससे पहले लेटर है, मतलब F है, उसके बाद नंबर है, यानी कि 6 है, तो ये भी होगा। कितने हैं 2। देन वी हैव सिंबल, यहाँ पे है, सिंबल से पहले क्या है लेटर है, उसके बाद मतलब पहले N है, उसके बाद H है, तो नंबर तो नहीं है, ये नहीं होगा। ये हम देखेंगे ऐड से पहले 3 है, मतलब नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए लेटर चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये है जी स्टार, स्टार से पहले T है, T मतलब लेटर है, उसके बाद क्या है 9 है, ये भी नंबर है, तो ये भी चलेगा। कितने हो गए 3। उसके बाद ये है जी नोट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इससे पहले 9 है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हमें लेटर चाहिए। बस यही 3 है ना, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बस 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हमें ये कॉम्बिनेशन देखिए कौन सी सिंबल ऐसी है जिससे पहले लेटर आता है और उसके बाद नंबर आता है, तो हमारे हिसाब से 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द साइंस, तो हमें साइंस को चेंज करना है। मैं इन सवालों को, मैंने आपको बोला कि पहले डी देखता हूँ। अगर हम डी देखेंगे तो प्लस प्लस है, तो ओबियसली प्लस प्लस जब हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। देन सी को हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब माइनस और जो ये इनटू है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 9 स्क्वायर -5 स्क्वायर, क्योंकि माइनस की जो इनटू की जगह हम क्या लाएंगे, माइनस लाएंगे, प्लस यही रहेगा 6 स्क्वायर, माइनस माइनस की जगह क्या होगा 4, प्लस 8। देखते हैं क्या आता है, हमें 208 निकलना चाहिए। 9 9 81, -5 5 25, प्लस 6 6 36, इंटू 4 प्लस 8, ठीक है। तो 81 में से 25 माइनस करेंगे, 11 में से 5 गए 6 जाएगा, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आएगा, प्लस 36 इंटू 4 क्या होता है, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, 2 कैरी आते हैं, 4 3 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, प्लस 8 आता है, 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि 8 लास्ट में आ रहा है ना, हमें बाकी सॉल्व करना ही नहीं है। फिर भी देखते हैं। 18 में से एक कैरी आपका आता है, 5 और 1 6, 6 और 4 10, एक कैरी आता है, एक यहाँ से, तो 2 आएगा 208। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इन सवालों को हम पहले मैं डी ऑप्शन से करता हूँ, फिर सी ऑप्शन से करता हूँ, फिर बी, फिर ए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इन ऑप्शन सवालों को सी या डी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हम उतना अब डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल यही इसका ऑप्शन है। देन दिस देखो, इसमें आपको जो स्टैटिक जीके होता है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल फ्रूट, इंडियन नेशनल फ्रूट आपको पता होना चाहिए मैंगो है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है, मैंगो है। ये भी एक कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है। देखो एप्पल को अगर हम, कोई कोडेड फॉर्म है जिसमें कि एप्पल को हम मैंगो बोलते हैं, मैंगो को क्या बोलते हैं, बनाना बोलते हैं,
और बनाना को क्या बोलते हैं? पपाया बोलते हैं। देन पपाया को लीची बोलते हैं। हमें बोलना है कि इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन है। इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारे हिसाब से? मैंगो है। तो मैंगो यहाँ पे मैंगो का क्या कोड वर्ड है? बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इस सवाल का सही जवाब। बनाना कुछ करना ही नहीं है, आपको पहले पता होना चाहिए कि इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है, कौन है? मैंगो है। मैंगो का कोड यहाँ पे क्या है? बनाना है। तो बनाना ही इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। Then we are next. A girl is facing south. She turns 90 degree in the clockwise direction and then another 45 in the same direction and then 270 in the anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? पहले आपको थोड़ा इसमें डायरेक्शन सेंस का एक वो नॉलेज होनी चाहिए। ये कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये कितना होता है? टोटल 180 होता है। ये कितना होता है? 270 होता है। ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है? 270। ये जो टोटल जो होता है 360 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये डायरेक्शन में आप जब आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, सपोज आप एक खड़े हैं, जब भी इन टाइप के सवालों को आप करेंगे, आप इज्यूम करेंगे कि आप खुद ये चीज़ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे बोलेंगे कि अ गर्ल इज फेसिंग साउथ, आपको अपने आप को वहाँ पे इज्यूम करना है कि आप ही साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। जब आप ये इमेजिनेशन लाएंगे, एक विजुअलाइजेशन लाएंगे दिमाग में, तो आपको सवाल ईजी लगेगा। ठीक है देखो कैसे हम इसको करते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जब आप अगर आप सपोज साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आप राइट की ओर जो है मूव करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? अपनी लेफ्ट की ओर। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए बोला कि आपको इज्यूम करना है कि खुद आप ये चीज़ें कर रहे हैं। ए गर्ल इज़ फेसिंग साउथ, साउथ की ओर वो फेस कर रही हैं, मतलब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, शी टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री चल रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, मैंने आपको बोला 90 डिग्री का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यही 90 डिग्री यही है ना। तो आपने क्या किया? क्लॉकवाइज आप मूव हो गए, मतलब अपने राइट की ओर। देन एंड अनदर 45 इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आप फिर से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ आप जा रहे हैं। 90 का आधा 45 होता है, यहाँ पे अब अभी है इन द सेम डायरेक्शन। एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 270 ये कितना है? 25 है। ये कितना है? 90 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 80 है, 180 है। ठीक है, तो 180। उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ, ये कितना है? 90 है। तो 180 प्लस 90 कितना होता है? 270। तो आप अभी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी देखो पहले आप यहाँ की तरफ फेस कर रहे थे, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या होगी? क्लॉकवाइज है। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अब कितना जा रहा है? 270। मैंने आपको बोला यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180 है। तो 180 फिर आप इसको प्लस 90 करेंगे इस वाले डायरेक्शन में, तो आपको कितना होगा? 270। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? वो किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रही है? तो बताइए किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रही है, बताइए। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ है। ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट है। तो ये क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखो इस टाइप के सवालों को जब आप जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा। और मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी कि आपको खुद इज्यूम करना है कि आप ये कर रहे हैं। ए गर्ल इज फेसिंग साउथ, इसका मतलब आप खुद को इज्यूम करेंगे कि आप साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि कैसे हम जो है इसको घुमाते हैं। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए मैन, क्योंकि ये वीडियो लंबा जा रहा है। पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ, ए वुमन सेड ही इज़ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर। देन हाउ मैन इज रिलेटेड टू? देखो इस टाइप की जो ब्लड रिलेशन है इसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। ठीक है, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की तरह इशारा करते हैं कि ये फलानी का बेटा है, ये उसकी बेटी है, ये उसका ग्रैंडसन है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। ठीक है, या किसी फोटोग्राफ की तरह इशारा करते हैं कि ये उसका वो है, ये इसका ये है, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। और थोड़ा बहुत इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन थोड़ा हम इसको मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। इसमें आपको तीन चीज़ों का ख्याल, देखो एक ऑफ होता है इसमें, दूसरा होता है एपस्ट्रॉफी एस,
एपोस्ट्रोफियोस, और तीसरा होता है ओनली। ये कुछ 3 वर्ड्स इसमें हैं जिनका आपने ख्याल रखना होगा। इंडिकेटिव फॉर्म है, तो यही सवाल आप के पेपर में भी आया था कि इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ, ठीक है। जो बाकी जो एक ब्लड रिलेशन होता है जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, जो हमने पहले किया था कि ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, बी इज़ सन ऑफ सी, ठीक है, उसको हम बेस के सवाल कहते हैं। लेकिन ये वाला थोड़ा इसमें चैलेंजिंग रहता है। देखो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफ का ख्याल आप रखेंगे। ऑफ का मतलब होता है जब ऑफ से यहाँ तक कोई भी रिलेशन दी हुई होती है, वो एक ही रिलेशन होती है, ओनली वन रिलेशन दूसरे ऑफ तक, ठीक है। या इस वाले ऑफ से इस वाले ऑफ तक ये क्या होता है, एक ही रिलेशन होती है। देखो इसको हम कैसे करते, इसको हम राइट हैंड साइड से करते। जनरली हम सवाल को पहले ये पढ़ते, ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन, ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे, ठीक है। हम ऑफ के बाद जो भी रिलेशन है उसको हम पहले लिखेंगे। ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन, एक 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 इंसान है, एक बंदा है, एक मैन है फोटोग्राफ में, और एक औरत बोलती हैं, उसकी तरह इशारा करती है और उसके बारे में बोलती हैं। क्या बोलती हैं, ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। ऑफ कहाँ पे है, ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर। देखो ऑफ यहाँ पे है, ऑफ के बाद जो भी चीज़ें हैं हमको पहले लिखेंगे। यहाँ पे भी ऑफ है, ऑफ माई ग्रैंड फादर। ऑफ माई ग्रैंड फादर का मतलब होता है एक इस वुमेन की ग्रैंड फादर, एक वुमेन है, इसने क्या बोला है, ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ, फादर का फादर इन लॉ, इसका फादर है, इसको हम लिखेंगे। और फादर का फादर इन लॉ, इसका मतलब इस फादर की वाइफ होगी, जो इसकी माँ होगी, उसका जो बाप होगा वो इसका फादर इन लॉ होगा। क्या होगा, वो इसका फादर इन लॉ। He is the only grandson of my father-in-law and my mother is the only child of my grandmother। मतलब ग्रैंडफादर, जो मेरा ग्रैंडफादर है, मेरी माँ उसकी इकलौती चाइल्ड है, उसके बगैर उसको कोई भी चाइल्ड नहीं। किसको, इसके ग्रैंडफादर को। अब ये बोला गया है ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन, मतलब ओनली ग्रैंडसन है, मतलब एक ही ग्रैंडसन है किसका, मेरे फादर इन लॉ के फादर इन लॉ के, एंड माई मदर इज़ द ओनली। जब इसकी माँ उसकी एक ही चाइल्ड है तो उसी चाइल्ड से इसका ग्रैंडसन होगा, है ना। तो ये ग्रैंडसन होगा यहाँ पे कौन, एक मैन, ये मैन है जी, ठीक है। इसकी मदर ये है, इसका फादर ये है, और इसका जो है ग्रैंडफादर ये है। हमें बोलना क्या है, हाउ मैन इज़ रिलेटेड टू डैट वुमेन, हाउ मैन इज़ रिलेटेड टू डैट वुमेन। क्या है इसका, ये क्या है, ब्रदर है सिंपली। हाउ मैन इज डैट रिलेटेड टू वुमेन, ये क्या है, इसका जेंडर मेल है और ये सिबलिंग है आपस में, तो ब्रदर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। बिल्कुल बेसिक था, कोई इसमें उतना था नहीं। मैंने आपको बोला जब आप इस टाइप के सवाल को करेंगे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड से आएंगे। ऑफ माई फादर इज फादर इन लॉ, मतलब माई मतलब वीमेन का फादर इन लॉ, फादर के फादर इन लॉ, उसके फादर आप बनाएंगे, उसके बाद फादर का फादर इन लॉ होगा, उसका इकलौता ये ग्रैंडसन, इसके बाद इसके अलावा उसका वो कोई ग्रैंडसन है ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। देन वी विल टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन राइड्स ऑन ए मोटर बाइक एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। एक बंदा होता है जो अपनी मोटर बाइक पे एक अपने ऑफिस जाता है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर आवर होती है, और वो अपने ऑफिस को 6 मिनट लेट पहुंचता है। दूसरे दिन वो क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द ऑफिस 10 मिनट अर्ली। हाउ फार इज़ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसने वो लेक्चर देखा होगा कि डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड 1 और स्पीड 2। देखो स्पीड 1 डिवाइड बाई स्पीड 2 किसके बराबर होता है, T2 डिवाइड बाई T1। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसको इतना कम टाइम लगता है, जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है उसका कम टाइम लगता है, जिसकी स्पीड कम होती है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। ये सवाल मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के तीसरे लेक्चर में। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ऐसे मैंने स्पीड का रेशो ये है, स्पीड का रेशो ये है, फिर टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा, ठीक है। फिर यूजुअल टाइम एक्स होता है, गैप कितनी है, यहाँ पे गैप है 7.5 मिनट, यहाँ पे गैप कितनी है 6 मिनट लेट पहुँचता है,
6 मिनट लेट पहुंचता है और उसके बाद 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो गैप कितनी है 60 मिनट। सपोज़ अगर उसको ऑफिस पहुंचना था 9 बजे, वो 6 बजे लेट पहुंचता है, मतलब 9:06 वो पहुंचता है। दूसरे दिन क्या करता है 10 मिनट पहले ही पहुंचता है, इसका मतलब 8:50। तो अगर आपसे कोई बोलता है बताइए जी आप कल के टाइम से कितना पहले आ चुके हैं, आप क्या बोलेंगे? मैं कल के टाइम से 16 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ। तो 16 मिनट इसकी गैप है। तो आप इस सवाल को खुद करेंगे और इसका जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये सवाल मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल बेसिक है। देखो, टेम्परेचर को हम इस कोड वर्ड में लिखते हैं, बताइए डायरेक्शन को हम किस कोड वर्ड में लिखेंगे? टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसे लिखते हैं? VGORTCVWTG है ना, VGORTCVWTG। देखो TV +2 हुआ है ना, +2 हुआ है। टी और यू में क्या गैप है? टी और वी में क्या गैप होती है? UTUV। EFG MNO PQR, ठीक है। मतलब एक गैप है, एक गैप के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल एक गैप है, कोई लॉजिक इसमें लगा ही नहीं है। एक गैप है, इसका मतलब +2 ऐड हुआ है। तो हम डायरेक्शन में भी ये चीज़ करेंगे। देखो, डायरेक्शन में भी ये चीज़ करेंगे। DEF, पहले एफ आएगा, एफ बहुत जगह है। IJK, एफ की भी बहुत जगह है। RST टी यहाँ पे है, एफ की टी भी बहुत जगह है। EFG जी यहाँ पे है, जी भी बहुत जगह है। इसके बाद CDE, ई भी 3 जगह है, इसका मतलब पहले वाली में ई नहीं है तो ये एलिमिनेट होगा। TUV, वी भी बहुत जगह है। उसके बाद IJK, वी के बाद क्या आएगा? के आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट होगा। उसके बाद OPQ NOP, तो ये इसमें आएगा, लास्ट में आर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, बिल्कुल बेसिक था, इसमें सिर्फ एक गैप को छोड़ के दूसरा इसमें लगा हुआ था। देन यह नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। देखो 182, 210, 240, 272, क्या गैप है इसमें? पहली बात है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि गैप बहुत कम है, उतनी ज़्यादा गैप नहीं है। डिवीजन भी नहीं हुआ है, माइनस भी नहीं हुआ, इसका मतलब एडिशन हुआ होगा। ठीक है, 182 + 220 कितना इसमें गैप है? 182 अगर हम 200 तक जाएंगे तो 18, 18 + 10 28। 210 जब हम 240 तक जाएंगे तो कितना गैप है? 30 गैप है। तो हमें गैप अभी नज़र आ रही है। 240 से 272 तक जब हम जाएंगे 40, 50, 60, 70 और +2 32, इसका मतलब दो दो की गैप में इसमें बढ़ रहा है। 28, 30, 32, यहाँ पे 34 होगा। 34 प्लस जो है 72 को हम ऐड करेंगे, 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो बाकी होगा ही नहीं। ठीक है, आपको फिर बाकी इसमें ऐड करना ही नहीं है। अगर आप कर सकते हैं 4 और 2 6, 7 और 3 10, 1 कैरी और 3 और 6, ठीक है 3 6। लेकिन आप पहले डिजिट से ही पता लगाएंगे कि इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही लास्ट में 6 है, तो यही ऑप्शन आएगा। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। तो बेसिक सवाल है, आर्कोलॉजिस्ट क्या करता है? आर्कोलॉजी की स्टडी को करता है। ऑर्थनोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बर्ड की स्टडी को करता है। ठीक है, ऑर्थनोलॉजिस्ट जो है, ऑर्थनोलॉजी किसको हम कहते हैं? बर्ड की स्टडी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो आंसर की भी यही ऑप्शन थी, लेकिन हाँ वो वेन डायग्राम वाला विमेन क्रिकेटर और सिंगल में थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, उन कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल के आ रहे हैं, कोई उसमें बेसिक नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ नंबर सीरीज बाकी में आपका बेसिक सवाल थे
वैलिडेशन में थोड़ा बहुत हम मॉडरेट कह सकते हैं, सिलोगिज्म में ठीक ठाक सवाल आया था। तो ये कंसेप्ट को आप सीखेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि रीजनिंग के लेक्चर्स लाऊंगा, लेकिन हाँ, जो मैथ के मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिसमें JEE के सिलेबस में आपका मैथ का सिलेबस होगा, तो वो आप मेरे यहाँ से उस मैथ सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सवाल आपको उसमें आएंगे वो सारे के सारे मेरे वीडियो से ही आएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 ही सवाल आपको आए थे इस टॉपिक में से, तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराए थे, पढ़ाए थे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोस्त हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम।